अच्छा रज़ा, मुझे लगा आज हम जो है ना इस चीज़ पे डिस्कशन कर लें कि हाँ, हाँ। सैलरी से जो अपने मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको इतना आइडियली कैसे मैनेज किया जाए कि कुछ लोग जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे बचा सकें। इस बारे में थोड़ा सा आप जो है ना एक्सप्लेन करते हैं आज। यार ये बात वापस मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसे होना चाहिए कि आप अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करें। हम्म। सवाल इस तरीके से होना चाहिए, कुछ लोगों की सैलरी मंथ में आती है, कुछ लोगों की वीकली फोर्टनाइटली आती है। हम्म। तो आने का तरीका जो मर्जी हो, आपने सैलरी कैसे मैनेज करनी है। तो बेसिकली जब सैलरी आपकी आए तो वो एक सैलरी अकाउंट आपका एक अलग होता है या होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी सैलरी आनी चाहिए। और वो सिर्फ सैलरी अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर ना ही आपने कोई दूसरे पैसे कहीं से मंगवाने, कहीं से कोई कहता है वो किसी ने बाहर से भेजे, अम्मी ने दिए, भाई ने दिए, उस अकाउंट में आपने पैसे नहीं मंगवाने। ठीक है। वो आपका अर्निंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है। अगर मैं स्पेसिफिकली सैलरी लोगों के लिए बात करूँ तो वो आपका सिर्फ सैलरी अकाउंट होना चाहिए। तो लोगों से सबसे बड़ी गलती पहले यही होती है कि होता उनके पास एक ही अकाउंट है जिसमें वो सैलरी मंगा रहे होते हैं। हम्म। बड़े भाई ने पैसे दिए वो भी डाल रहे होते हैं, बहन ने दी वो भी डाल रहे होते हैं। और अगर कोई वालदा वाला ने पैसे दिए, कहीं से किसी भी तरीके से पैसे आए, कोई ऑनलाइन सेल परचेज की, कुछ भी किया वट तो उसके अंदर पैसे आते हैं। तो फिर उसमें ना आप ना टैक्स के मामलात के अंदर उलझ जाते हो और आपको इन द एंड ऑफ द ईयर जो है ना आपको काउंट करना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए आप सिंपल कर रखें, आप अपना सैलरी अकाउंट ही उसको सिर्फ सैलरी के तौर पे यूज़ करें। आगे उसके आप में सब डिवीजन्स करने, अगर तो आप एक अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बजट को अच्छा मैनेज करना चाहते हैं, तो अपने मज़ीद आप वैसे टेक्निकली तो कहते हैं कि दो मज़ीद अकाउंट होने चाहिए, टोटली तीन। मगर मुझे लगता है कि आपके 4 to 5 अकाउंट्स होने चाहिए मज़ीद। तो मैं और इसमें ये होता है कि आपकी जब सैलरी आई तो आपने, पहले मैं बता देता हूँ कि जो दो अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं आपने उसके अलावा, सैलरी के अलावा। तो जब आपकी सैलरी एक अकाउंट में आई तो आपके पास जिस दिन सैलरी आए आपने ऑटोमेशन पे लगाया वो अपना सिस्टम, और आपका 20% और 15%, कुछ बुक्स और कुछ लोग ये कहते हैं 20% और 15% होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि 20% और 30% होना चाहिए। जबकि मैं समझता हूँ कि आपकी उस सैलरी अकाउंट के अंदर 60% पैसा रहना चाहिए। ठीक है, 60 to 70%। आइडियली तो वैसे 60% रहना चाहिए, मगर ये बहुत टाइट हो जाता है। मगर अच्छा है कि चलो आप 70% से स्टार्ट कर लें कि आपकी सैलरी अकाउंट के अंदर 70% पैसा रहे, और 20% जो है ना आपका एक अकाउंट में चला जाए। तो कितने हो गए? 80%। 90। और 10% पीछे बच के वो आपका तीसरे अकाउंट में चला जाना चाहिए। तो आपका एक अकाउंट हो गया सैलरी का, दूसरा अकाउंट हो गया आपका सेविंग का, ठीक है। तीसरा अकाउंट आपका होगा इन्वेस्टिंग का। ठीक है, आपने मिनिमम 20% अपने अकाउंट अपनी सैलरी की सेविंग में रखनी है और 10% आपने इन्वेस्टिंग में डालना है। ओके। ठीक है, और कामयाबी का राज है ही ऑटोमेशन के अंदर। जिस दिन सैलरी आए नेक्स्ट दिन ऑटोमेशन के ऊपर हो, नेक्स्ट दिन, उसी दिन ना हो, क्योंकि उस दिन कई बार किसी की सैलरी 12 बजे आती है, किसी की 2 बजे आती है, कभी बैंक हॉलीडेज होती है, कभी कुछ होता है। यप। तो नेक्स्ट डे आइडियली होता है कि जिस दिन सैलरी पहुँचे अगले दिन आप उसको शिफ्ट कर दे। देखिए आपको ये पता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके अंदर जब सैलरी मिलती है तो वो टैक्स काट के आपको बाकी पैसे देते हैं सैलरी से। आपको पता है क्यों? क्यों? कि उनको पता है कि इन द एंड ऑफ द ईयर इनके पास तो पैसे होने ही नहीं है हमें देने के लिए, इन्होंने तो खा जाने। एग्री। तो इसलिए वो अपने पैसे रख के आपको फिर बाकी पैसे दे देते। इन द एंड ऑफ द ईयर वो अपना हिसाब किताब खुद लगाते हैं। अगर उन्होंने ज़्यादा आपसे काट ली हो तो आपको वापस कर देते हैं, और अगर आपसे आपके कम कटें तो आपसे वो मांग लेते हैं। तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है उनमें आप खुद टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और आप प्रूफ देते हो कि भाई मेरा ये अखराजात हुए और ये मेरे से वो लगे हैं तो इतना बचा है, और वो आप खुद सारा काम करते हो। तो इन एनी केस वो तभी इजी होगा जब आपका सैलरी अकाउंट सिर्फ सैलरी अकाउंट ही रहेगा। एग्री।
उसके अंदर शादी के पैसे और दूसरे पैसे और तीसरे पैसे ये ना आना चाहिए। लोग अकाउंट्स को ना बहुत इजी ले लेते हैं और बहुत ना मिक्सअप कर देते हैं, और फिर एंड ऑफ द ईयर उनको ना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होता है कि यार ये जो मेरे सैलरी के कितने आए, अब्बू ने कितने दिए, फलाने ने कितने दिए, ये कितना हुआ, फिर यहाँ से आउट कितने हुए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपका सैलरी अकाउंट से आपके दो अकाउंट होने चाहिए, जो आपका एक सेविंग्स में और एक आपका क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट का 10%, 70%, 20%, 10%, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए। जब आप बाद में जब आप ग्रो कर जाओ, थोड़ा सा बेहतर हो जाओ, अपने आप को ईजी समझ लो, आपको इसमें फ़ायदा हो, तो आप फिर एक आइडियल जाओ, 60% अपनी सैलरी अकाउंट में रखो, 20% अपनी सेविंग करो, कितने हो गए 80%। 80%, और 20% अपनी इन्वेस्टमेंट पे लेके जाओ। तो फॉर द टाइम बिंग जो आप अपनी सेविंग अकाउंट्स में डाल रहे हो ना, उसको उस वक्त तक डालते जाओ जब तक आपका इमरजेंसी फंड नहीं बन जाता। फॉर 3 मंथ्स सिंगल आदमी हो, सिंगल शादीशुदा नहीं हो, तो आपका 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स की सेविंग्स बहुत है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मिनिमम 6 मंथ और आइडियली 1 ईयर का। तो अगर नहीं भी है तब भी मैं समझता हूँ कि 1 साल का आपके पास टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले आप 3 महीने का टारगेट अचीव करें, और आपका फिर 6 मंथ का, फिर 9 मंथ्स का, फिर 12 मंथ्स का, इस तरीके से टारगेट अचीव करते करते अपने पास सेविंग 1 साल की सेविंग इमरजेंसी फंड के अंदर रखें। अब इसमें एक ये और क्वेश्चन पैदा होता है कि यार इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कैसे जो है ना आपको डिसाइड होना चाहिए कि आपको इतने इमरजेंसी फंड चाहिए। तो आपके जितने अखराजात हैं, आपके घर किराए से लेके बिजली के बिल तक, आपके फ़ोन के बिल तक, ईच एंड एवरीथिंग, वो तमाम चीज़ें जो आप नौकरी करें ना करें, काम करें ना करें, बिजनेस करें ना करें, आपको वो देने ही देने। ठीक है, उसमें बच्चे की एजुकेशन भी शामिल हो जाती है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन आप लेते हैं या आपकी वालदा लेती हैं जो आपने हर महीने लेनी है, वो भी शामिल है। ईच एंड एवरीथिंग, ग्रॉसरी, जिनके बगैर आप नहीं गुजारा कर सकते। ठीक है, वो आपके जितने खर्चे होंगे उनको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें, तो उतने महीने के आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड तभी आपको काम देगा जब आपको मुश्किल आएगी। अगर अचानक से आपकी जॉब चली जाती है, या आप बीमार हो जाते हो, या जिस जगह पे काम कर रहे हो वो बंद हो जाती है, डाउन साइजिंग होती है, वो आपको निकाल देते हैं, आप जॉब नहीं छोड़ते, आप सिक हो जाते हो, आप काम नहीं कर सकते हो, तो फिर आप जब तक उस फेज से रिकवर होते हो तो इमरजेंसी फंड आपको हेल्प करे। तो आप अपने ही अकाउंट से उधार ले लें। ठीक है, जब आप नौकरी करना शुरू करें तो आप फिर थोड़े से पैसे ज़्यादा डालें, आप दोबारा अपनी सेविंग इमरजेंसी फ़ंड को ना उस लेवल पे लेके आएँ जिस लेवल पे आपने उसको यूज़ किया था, और फिर उसको ना थैंक्स गिविंग के तौर पे तो ज़्यादा दें। आपने वैसे भी तो किसी से उधार ही लेना ना मुश्किल वक्त में, तो आप अपने आप से उधार ले लो, ये तो सबसे अच्छा होता है। आप गिल्ट भी नहीं फील करते और आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता लगता, आपको इंटरेस्ट चार्जेस नहीं होते, सूद नहीं लगता आप पे। तो फिर दूसरा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अकाउंट में पैसा जा रहा है, उससे आप अपना सारा उधार उतारें। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक आप अपना उधार नहीं उतारते बिल्कुल ज़ीरो करना उधार का। जब आपका उधार उतर जाएगा तो फिर आपके पास ना वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आप फिर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये कहेंगे, आप मुझसे लिखवा लें, खून से लिखवा लें मेरे एज अ ह्यूमन, अगर आप ये कहें कि मैं खुद अपने हाथों से हर हफ्ते या हर महीने जब सैलरी आएगी तो मैं ईमानदारी के साथ सेविंग में खुद ट्रांसफ़र करूँगी, इन्वेस्टमेंट में खुद ट्रांसफ़र करूँगी, होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। हार्ड है, काफ़ी हार्ड है भाई। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है वो। आजकल अभी नहीं, थोड़ी देर अभी ये ज़रूरत है, अभी वो ज़रूरत है, तो पैसे आपके लग जाते हैं। कामयाबी का राज यही होता है कि सबसे पहले पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो जो आपकी सेविंग है ना, वो पे योर सेल्फ फर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप 20% से तो आपने कम रखना ही नहीं है। तो आप इस तरीके से अब आ जाते हैं कि जो आपका 60%, आप जो स्टार्टिंग में 70% है, अगर आपने 60% जो है ना आपने उसको किया। मैं तो पसंद करता हूँ, जो अपने लिए करता हूँ, जो मैं खुद बता रहा हूँ, वो 60% करता हूँ। 60%, 30% और 20%। 60% मैं अपने यूज़ के लिए रखता हूँ, और 70, 80, 90, 70, 80
जो है ना 90 जो है ना वो 20 मेरा सेविंग होता है और 20 मेरी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, मैंने 15 से शुरू किया था, 15 इन्वेस्टमेंट और जो है ना 25 मेरी सेविंग्स थी। तो खैर अभी तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पुराना ये मेरा चल रहा है, तो इसलिए मुझे अपनी रेशो तो याद नहीं है मगर एग्जैक्टली मगर लेकिन मगर बिगिनर के मेरी लिए हाँ मगर मुझे ये कंफर्म है कि मेरा, क्योंकि मैं तो ये जहन से ऑटोमेशन लगा के ना भूल भी गया, मगर मुझे ये कंफर्म है कि मेरी 60% से ऊपर अखराजात नहीं है पे के, ना 60% से ऊपर अखराजात जो है ना वो होने चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ना, अगर आप किराए पे रह रहे हो तो वो उसका हर चीज़ के ना एक रेशो है। अब जैसे सबसे बड़ा खर्चा घर का होता है, घर का किराया होता है, तो इसका रूल ये है कि आपका तनख्वाह का टोटल पे का 30% से ऊपर आपका घर का किराया नहीं होना चाहिए। आप अपनी पे को मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 करके फॉर्मूला लगा के, नहीं भी आता तो वो आप गूगल पे उसको इंटरनेट पे लिख लो गूगल पे, तो वो आपको बता देगा कि आपकी जितनी सैलरी है उसका 30% कितना बनता है। जितना भी बनता है ना उतना आपका घर का किराया होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे नीचे नीचे रहेगा तो आप अच्छे से ग्रॉसरी कर पाओगे, अच्छे से आप अपना जो बेसिक नीड्स हैं पानी बिजली गैस, क्योंकि यही 3 चीज़ें होती हैं ना, 2-3 चीज़ें होती हैं। घर का किराया होता है, पानी बिजली गैस होती है, बच्चे की फीसें फूसें होती हैं अगर आपके बच्चे हैं तो, नहीं तो वो फिर ये आपके काफ़ी ज़्यादा साल है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग शायद सोच रहे होंगे कि उनके घर का तो किराया इतना ज़्यादा है तो वो कैसे 20% 30% बचाएं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एग्जैक्टली दैट्स रेशो उनको हेल्प करेगी कि भाई उनको घर चेंज करना चाहिए, एग्री। उनको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो सस्ता घर हो। अगर वो इमीडिएटली अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते, तो यू गॉट इट कि ये होता है नंबर्स का जो कमाल है ना, आपको अपना बजट मैनेज करने में आते हैं। मगर इस लेवल पर पहुंचने से पहले ना एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए, और उस एक्सरसाइज के बगैर आप ये बजट मैनेजमेंट जो है ना आपके लिए समझना और करना बड़ा मुश्किल है। वो एक्सरसाइज ये है कि आप अपना एक हफ्ता उस आप अपने नॉर्मल जैसे खर्चे करते हो आप वैसे ही करो, मगर आप उन्हें राइट डाउन करते रहो, रिकॉर्ड में रखिए। रिकॉर्ड में रखो, राइट डाउन करो। हर दिन आपने जो भी 2-3-4 खर्चे किए हैं उसे छोटी सी पॉकेट डायरी रख लो, उसमें लिख लो। आजकल तो ऐप्स वगैरह भी आती हैं, मगर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल रख लो। ठीक है, फिर दूसरे हफ्ते का भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करो, तीसरे हफ्ते का भी ऐसे रिकॉर्ड करो, चौथे हफ्ते का भी ऐसे रिकॉर्ड करो। जब 1 महीना हो जाए तो आप फिर वो उसका ना मीन निकालो कि आपने ग्रॉसरी में कितना खर्चा किया, आपने अपनी सेल्फ एंजॉयमेंट में एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा किया। ठीक है, मोबाइल पे कितना खर्चा गया, बिजली पे कितना गया, पानी पे, गैस पे। ठीक है, हर वो आपकी ना एक पूरी वो एक्सेल की शीट बन जाएगी, या आपके अपने पास एक ना रिकॉर्ड बन जाएगा। आप उसको फिर अपनी पे की ना परसेंटेजेस बना लो कि टोटल मेरी पे इतनी आई थी, पूरे महीने में इतने परसेंट मैंने ग्रॉसरी की, इतने परसेंट मैंने जो है ना इंटरटेनमेंट पे लगाया, इतने परसेंट मैंने एजुकेशन पे लगाया, इतने परसेंट जो है ना मैंने मेडिसिन पे लगाया। जो भी अखराजात हैं आपको बाखुदा अपने लीक्स पता चल जाएंगे कि यार आपका पैसा कहाँ कहाँ लीक हो रहा है। आपने उन लीक्स को बंद करना है। या ठीक है, जब आप ये एक्सरसाइज कर लोगे आपको समझ आएगी कि यार मैं तो इजीली 20% अपनी सेविंग में बचा सकता हूँ, 10% इन्वेस्टमेंट के लिए बचा सकता हूँ। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं अपना 20% कैसे बचाऊँ और मैं अपना 30% कैसे बचाऊँ अपनी सैलरी के अंदर से लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बजटिंग करें। तो बजटिंग का जो बेसिक रूल है वो यही है कि सबसे पहले आप अवेयर हों कि आपके भाई अखराजात क्या हैं, वो आप अपनी लिस्ट बनाएं और उनकी परसेंटेज निकालें कि यार ये कितने कितने परसेंट आपका खर्चा। हर चीज़ की ना एक परसेंटेज होती है, आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी, बेशुमार नॉलेज है इसके बारे में। मुझे उस नॉलेज को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मगर जैसे मैंने आपको घर के बारे में बता दिया, उसके किराए के बारे में, इस तरह बाकी भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ मुझे कि आपको समझ आ गई होगी कि बजटिंग कैसे की जाती है। आपके 3 अकाउंट होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो 4 मैंने कहा कि होने चाहिए, मगर मैंने 3 आपको बोले। एक आपका सैलरी अकाउंट, एक आपका इमरजेंसी फंड अकाउंट, और तीसरा आपका
इन्वेस्टिंग अकाउंट, मगर जो चौथा अकाउंट मैं बात कर रहा था वो होना चाहिए आपके वांट्स का। देखो ज़िंदगी जीनी भी तो है ना, ठीक है, तो वांट्स, तो आप जब आपने वो बजट बनाओगे ना, तो अपने लीक्स जब बंद करोगे ना, तो आपके वांट्स में पैसे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। नया मोबाइल लेना है, एग्री। नई साइकिल लेनी है, कि किसी जगह ट्रिप करना है, तो वो वांट्स में आप पैसे डालो। तो आप इमरजेंसी फंड को अपने वांट्स में मत यूज़ करें। इमरजेंसी फंड आपकी इमरजेंसी होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड्स की भी लॉजिक होना चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ यार, कोई फोतगी हो जाए, ये इमरजेंसी फंड तब यूज़ होगा। शदीद बीमारी हो जाए, इमरजेंसी फंड तब यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी फंड यूज़ नहीं है, अलाउ ही नहीं है यूज़ करना। कोई अगर आपको यूज़ करते हो तो फिर आप अपने इमरजेंसी फंड से एज अ लोन लो और उसको वापस डालो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी ज़रूरी थी। थैंक यू। सभी चीज़ें इसी से शुरू होती हैं, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रिच होना, ग्रो होना, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। बेसिक्स ठीक करो, मैं तो बेसिक्स की बातें कर रहा हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं हूँ ना, वो कोई मैं लाइसेंस ऑथराइज फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, बट ये सिर्फ वो बेसिक घरेलू बातें जो बंदे को ना समझ में आनी चाहिए, और इनके बगैर नहीं किया जा सकता है। यू शुड नो वेयर योर एवरी रुपी एवरी डॉलर इज़ गोइंग। ठीक है, वो कहाँ यूज़ हो रहा है एक अलग बात है, मगर आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ जा रहा है, ताकि आप अपने लीक्स बंद कर सको। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये किचन गपशप जो है ना, ये चलती रहे, ऐसे ही क्वेश्चंस करें। कोई क्वेश्चंस हैं तो करें, हम कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो फिर हम उसमें से जब हमें मौका मिलेगा हम जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया।